नाम है दिव्या और मैं हूँ केदारनाथ से। एज़ अ लोकल फ्रॉम केदारनाथ मुझे लगता है कि मैं आप सबको बहुत ही ईज़ी वे में आइटनरी आप सबके साथ में शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में शेयर। और हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुँचने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है अपना रजिस्ट्रेशन करना। तो काफ़ी बन जाता है बैग में, और एक ही बैग जो सामान हमारा 2 बैग में फिट होता है वो एक ही बैग में फिट हो जाता है। तो उससे बहुत सारे हमारे पे ऐसा नहीं होता है कि मुझे 4 बैग उठा के ले जाने हैं, उससे फिर 2 ही बैग हो जाता है। वरना पानी आपको आपकी नानी याद दिला सकता है। थोड़े से कुछ ट्रैवल टिप्स की बात कर लेते हैं, और ये आपका वीडियो को यहाँ तक देखने का बोनस है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है दिव्या और मैं हूँ केदारनाथ से। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि दिव्या को यूट्यूब की याद साल भर में बस 2 बारी आती है। बट क्या करें, ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। मैं सोचती हूँ बहुत बारी कि हाँ ठीक है, यूट्यूब कंटिन्यू करती हूँ। बट वो होता है ना कुछ चीज़ें, मतलब जैसे आपको कुछ चीज़ पसंद है तो वो आप बार बार दिखाना अच्छा मानोगे। मतलब जैसे मेरे साथ में होता है, मुझे केदारनाथ जाना बहुत पसंद है और केदारनाथ का रूट मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं बार बार बस यूट्यूब पर वही दिखाती रहती हूँ। और वहाँ से आने के बाद मुझे लगता है कि यार कुछ इतना अच्छा कुछ दिखाने के लिए है नहीं यूट्यूब पे, तो रह जाती हैं इस वजह से चीज़ें। तो एज़ अ लोकल फ्रॉम केदारनाथ मुझे लगता है कि मैं आप सबको बहुत ही ईज़ी वे में और नॉट सो टाइम टेकिंग और हैक्टिक टाइप की आइटनरी आप सबके साथ में शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में शेयर की जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बहुत सारे ट्रैवल टिप्स और बजट आपका कितना होना चाहिए वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आप सबको पता होगा उत्तराखंड में भी 4 धाम है। जो बड़े 4 धाम है वो तो अलग है, बट उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा की भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन होता है, फिर गंगोत्री धाम के दर्शन होता है, फिर केदारनाथ जी के दर्शन होता है, और फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन होता है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में, आपको आ जाना है दिल्ली, और दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून, जो कि उत्तराखंड के एंट्री पॉइंट होंगे। और दिल्ली से इन तीनों जगह पहुंचने के लिए आपके पास 3 ही रास्ते हैं। या तो आप बाय एयर आ सकते हैं, या तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, या तो आप बाय रोड आ सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहोगे तो आप दिल्ली से देहरादून ही आ सकते हो। बट अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो फिर आप हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हो, देहरादून भी आ सकते हो। और बाय रोड आ रहे हो तो फिर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून किसी भी जगह आ सकते हो, ठीक है। बट हमारी यात्रा स्टार्ट होती है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से। और हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है अपना रजिस्ट्रेशन करना। पहले तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर से रजिस्ट्रेशन करवा के आइए। मतलब आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलता है, फुल हो जाता है, या फिर बाय चांस किसी कारण की वजह से आपने नहीं किया, तो फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के ये 3 ही सेंटर होता है, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। बट हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करवाने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, जिससे आपका आगे का शेड्यूल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 5 मिनट में हो जाता है, तो आप ऑनलाइन ही करवा के आइएगा। उसके बाद बात करते हैं डे 1 की। आपको निकलना है ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर देहरादून से मसूरी होते हुए बड़कोट की तरफ को। बड़कोट यमुनोत्री से पहले आता है, ठीक है, थोड़ा सा पहले आता है। और हमारी जो ये पूरी आइटनरी रहेगी उसमें पर डे 180 टू 220 किलोमीटर के बीच में हमारा ट्रैवल रहेगा। मतलब बाई रोड आप ट्रैवल करोगे, और पहाड़ों पे इतना ट्रैवल करना, इतनी लंबी डिस्टेंस वो इनफ होता है। और 8-9 घंटों में इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद बीच में साइट सी देखते देखते आपको सुबह से शाम हो जाती है लगभग। तो ये आइटनरी ऐसी है थोड़ा सा, कि मैंने बोला था ना पहले में, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगी, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। तो डे 1 में आपको देहरादून, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से बड़कोट के लिए निकलना है, ठीक है। तो मसूरी होते हुए, मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, तो आपका डे 1 में साइट सी में मसूरी और कैंपटी फॉल आ जाता है। कैंपटी फॉल ब्रिटिश टाइम से काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, तो आप लोग ये दोनों चीज़ें देखते हुए जा सकते हो। और डे 1 में आपको पहुंच जाना है शाम तक बड़कोट। बड़कोट पहुंच के आप रेस्ट कीजिए आराम से डे 1 में, और डे 2 के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि डे 2 में आपको थोड़ा सा ट्रैक करना है, तो यार जल्दी जल्दी खा पी के सो जाने का, ठीक है। डे 2 में जल्दी उठने के बाद आपको निकलना है जानकी चट्टी के लिए, जो कि बेस पॉइंट है यमुनोत्री धाम। तो यमुनोत्री में ट्रैक है 6 से 8 किलोमीटर का एक साइड का, ठीक है। तो आप चाहो तो घोड़ा पालकी ये सब ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपकी एज ठीक ठाक है, आपकी हेल्थ सही है, फिजिकली आप अच्छे हो, तो आप पैदल जाओ, बहुत मज़ा आएगा। तो 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं यमुनोत्री धाम। लेकिन ध्यान रहिएगा, ये मतलब
आप 4 धाम जब आते हैं ना, तो आप 9-10 दिनों के लिए 9-10 दिन लगेंगे इसमें आराम से। तो इन 9-10 दिनों के लिए ना अपनी नींद को घर पे छोड़ के आइएगा क्योंकि पहाड़ों पे यार मॉर्निंग का जो व्यू आता है ना, वो सच में इतना सुंदर आता है ना। आप बस 9 दिन जल्दी उठ के देखना। भाई आप वापस से आके ना मेरी वीडियो में वापस कमेंट करने आओगे कि हाँ, मुझे व्यू बहुत अच्छे-अच्छे दिखे डेली सुबह-सुबह। और डे 2 में आप पहुँच जाओगे पहले धाम यानी कि यमुनोत्री धाम। और यमुनोत्री धाम को ही माँ यमुना का ओरिजिन भी माना जाता है। तो यहाँ प्रसाद के रूप में कच्चे चावल लेके जाते हैं लोग, एक छोटी-सी पोटली बना के। और वहाँ एक सूर्य कुंड नाम का कुंड है, जो कि आपको मंदिर में जो पंडित जी वगैरह होंगे वो आपको बता देंगे। तो उस सूर्य कुंड में वो पोटली चावल की रखी जाती है और फिर उसको पका के निकाला जाता है। तो प्रसाद के रूप में यमुनोत्री धाम में यही मिलता है। यहाँ दर्शन करने के बाद आपको डाउन ट्रैक करना है 6 से 8 किलोमीटर का, और उसके बाद वापस पहुँच जाना है जानकी चट्टी, और रात तक आपको पहुँचना है फिर बरकोट। ठीक है, वापस अपने होटल। वापस आके आप रेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत ज़्यादा थके होंगे आप उस दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं इतना आदत होती है पैदल चलने की। तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा सा थके हुए होंगे। तो डे 3 को हम थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे। तो डे 3 में आपको निकलना है बरकोट से उत्तरकाशी की तरफ को, जो कि है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस। और इसको लाइट मतलब इसको थोड़ा सा हल्का इसके लिए रखा जाता है क्योंकि डे 3 की काफ़ी थकान होती है, तो मॉर्निंग में लेट उठते हैं उस दिन। बट आपको उठना नहीं है, आपको सुबह उठ के नज़ारों का मज़ा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको निकलना है उत्तरकाशी के लिए, जहाँ की काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। और उत्तरकाशी बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, तो आप वहाँ पे स्टे कीजिएगा। मतलब ये गंगोत्री वाले रूट पे, गंगोत्री और यमुनोत्री वाले रूट के बीच में आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी काफ़ी अच्छा प्लेस है, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे, और एकदम प्लेन सी जगह है। तो मज़ा आएगा आपको वहाँ पे रहने में। और जो काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है वो मेन हाईवे से लग के ही है, तो उस दिन आपने ट्रैक नहीं करना है कुछ भी, मेन रोड पे ही है। तो आप आराम से इजीली घूमते घूमते जा सकते हो, आराम से दर्शन करके अपना वापस अपने होटल पे आ सकते हो। तो डे 4 में आपको निकलना है उत्तर काशी से गंगोत्री धाम की तरफ को, और गंगोत्री धाम भी मेन जो हाईवे है उस पर ही लग के है, वहाँ कोई ट्रैक नहीं है जैसे यमुनोत्री धाम में था। उत्तर काशी से गंगोत्री पड़ता है करीबन करीबन 100 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जिसमें कि बीच में आपको मिलेगा हर्सिल वैली, जो कि एक बहुत ही मतलब सुंदर वैली है। वहाँ पाइन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगी वो वैली। तो पूरा आप हर्सिल वैली होते होते अच्छे से मस्त मस्त प्यारे प्यारे नज़ारों का मज़ा लेते लेते आप पहुँचोगे गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम जो स्थल है, वहाँ पे माना जाता है कि राजा भगीरथ ने यहीं पे माँ गंगा की तपस्या की थी, जिसके बाद माँ गंगा धरती पे आई थी। तो इस पवित्र स्थान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके आपको निकल जाना है वापस उत्तरकाशी अपने होटल की तरफ को। यानी 100 किलोमीटर आप आए और 100 किलोमीटर आप गए, हो गया ना आज का भी 200-200 किलोमीटर। तो लगभग लगभग 200-200 किलोमीटर करके ही हमें अपनी ये पूरी यात्रा करनी है, जिससे कि हेक्टिक ना हो और ऐसा हवा दबर ना हो। तो डे 5 में आपको निकलना है उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की तरफ को, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस है अराउंड 220 किलोमीटर के आसपास। और इसी बीच में आप कवर करते हो दो सुंदर से पवित्र जगह हैं, जिनमें से एक है देवप्रयाग, और दूसरा है माँ धारी देवी का मंदिर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, जिससे कि ऑफिशियली बनती है माँ गंगा। और दूसरा प्लेस है माँ धारी देवी का मंदिर, ठीक है। तो माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर नाम का एक शहर है, उससे थोड़ा सा आगे जाके पड़ता है। और माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है, तो यहाँ दर्शन करके जरूर जाइएगा। धारी देवी के दर्शन करने के बाद आप पहुँचते हैं शाम को गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी में काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर का मंदिर है। और इसकी एक छोटी सी कहानी है, पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ, ठीक है। तो माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडव शिव जी को ढूंढने के लिए आए थे, तो शिव जी के पीछे पीछे वो गुप्तकाशी पहुंच गए थे, ठीक है। तो शिव जी तो ऑब्वियसली कैलाश की तरफ को जा रहे थे, बट पांचों पांडव उनको ढूंढते ढूंढते गुप्तकाशी पहुंच गए। और जब महादेव जी को ऐसा था कि नहीं, मुझे इनको दर्शन नहीं देना है ऐसा करके, तो वो वहाँ से गुप्त हो गए थे। तो इस वजह से गुप्तकाशी का नाम गुप्त, मतलब वहाँ से गुप्त हो गए थे और काशी पड़ गया। दूसरा है वहाँ पे अर्धनारीश्वर का मंदिर है, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और आप उत्तरकाशी से गुप्तकाशी लगभग लगभग शाम तक ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि साइट सी, ये जो इस दिन की साइट सी है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और डिस्टेंस 220 किलोमीटर के आसपास है। और गुप्तकाशी जैसे मैंने आपको बताया था ना उत्तरकाशी के बारे में कि इस रूट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फैसिलिटीज़ वगैरह को लेके, तो वैसा ही गुप्तकाशी भी है। यहाँ पे आपको लगभग लगभग सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे
होटल्स वगैरह हैं जिनमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर रहना है डे 6 के लिए, ठीक है। क्योंकि डे 6 में इस 4 धामों की यात्रा का सबसे बड़ा ट्रैक जो कि है केदारनाथ जी का ट्रैक, और 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक तो वो होने वाला है। तो डे 6 में आपको जल्दी उठ के निकलना है सबसे पहले गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की तरफ को। और अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो सोनप्रयाग लास्ट पार्किंग है, ठीक है। तो सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी खड़ी करके आपको वहाँ से निकलना है लोकल टैक्सी लेके, जिसको शटल सेवा बोला जाता है। तो लोकल टैक्सी लेके वहाँ से निकलना है गौरीकुंड के लिए, जो कि 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गौरीकुंड से होता है फिर ये ट्रैक स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं, गौरीकुंड में एक गर्म कुंड है जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं। उसके बाद माँ गौरी के मंदिर के दर्शन करते हैं जो कि गौरी कुंड में। तो माना जाता है माता पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की थी। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद, गौरी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप शुरू करते हैं केदारनाथ जी का ट्रैक। तो ये ट्रैक चारों धामों का सबसे लंबा ट्रैक होने वाला है, मतलब 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक। और ये थोड़ा सा थका देने वाला, थोड़ा मेंटली फिजिकली ऐसे तोड़ देने वाला ट्रैक होता है कि भाई मतलब आपको लगेगा कि नहीं अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा टाइप वाला। तो 18 से 20 किलोमीटर का ये ट्रैक अप्रॉक्स आपके 8 से 10 या किसी मतलब कुछ लोगों को 12 घंटे भी लग जाते हैं। तो इतना में लगभग लगभग ये कवर हो जाता है। बहुत जल्दी उठना है इस दिन तो एटलीस्ट, और जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना है। मतलब आप अर्ली मॉर्निंग अगर 5 बजे तक आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप मानो भाई आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इस 18 से 20 किलोमीटर की ट्रैक में आपको दिखेंगे ढेर सारे पहाड़, सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदियाँ, झरने, ढेर सारे श्रद्धालु। और ये ट्रैक आपको ना मतलब बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, मेंटली और फिजिकली आपको थोड़ा सा थका देगा, बहुत परेशान करेगा, तोड़ देगा आपको। मौसम आपको बहुत अलग अलग रंग दिखाएगा। कभी आपको लगेगा यार कितनी गर्मी है, ये जैकेट उतारो। कभी आपको लगेगा भाई बहुत ठंडी हो गई है, कैप भी पहनो। तो ऐसा करेगा आपके साथ में। बट जब आप ये सब चीज़ें करके आप मंदिर में पहुंचते हो और वो मंदिर की पहली झलक देखते हो ना, भाई मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी मंदिर देख के। उसके बाद ही जो ये डिवाइन पावर है ना, एकदम हिमालय पे जो शिव जी की वो क्या बोलूँ मैं यार, मेरे को शब्द ही नहीं आ रहे हैं, बट वो महसूस हो गया आपको, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, मेरी वीडियो से, मेरे बोलने से इतना आपको नहीं आइडिया आएगा। बट जब आप सच में खुद से जाओगे ना और इस चीज़ को महसूस करोगे ना, तो फिर से आप इस वीडियो में कमेंट करने आओगे कि हाँ मुझे लगा, मुझे फील हुआ टाइप, ठीक है। तो ये दर्शन तो आप मोटा मोटा ट्राई कीजिएगा कि आप शाम की आरती तक केदारनाथ पहुँच जाए। क्योंकि अगर आज आपने आरती मिस कर दी तो नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली आपको डाउन ट्रैक करना होगा, तो फिर आप नेक्स्ट डे भी आरती नहीं देख पाओगे। तो ट्राई कीजिएगा मॉर्निंग में जल्दी निकलने का, जिससे कि आप जल्दी जल्दी कवर कर सको पूरा ट्रैक, और उसके बाद शाम की आरती के लिए पहुंच जाओ आप मंदिर में। और शाम की आरती भी बिल्कुल रुला देने वाली होती है भाई, मतलब जाके देखना एक बार ही। मैं नहीं बता सकती यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। बट हाँ बहुत अच्छी होती है। डे 7 में आपको जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको लग जाना है दर्शन की लाइन में। और केदारनाथ में बहुत लंबी लाइन लगती है दर्शन की। तो मतलब आप मान के चलो, कभी कभार ऐसे भी दिन देखे हैं हम लोगों ने, मतलब हम लोग तो लोकल है ना, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मतलब हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि जो 12-1 बजे से, मतलब रात के 12-1 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट होती है अगली मॉर्निंग के लिए, ठीक है। और अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे कपाट खुलता है, तो आप मानो कितनी भीड़ होती होगी। तो उसके बाद ही आपको निकल जाना है बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और माना जाता है कि केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं तो ये यात्रा अधूरी मानी जाती है, मतलब ये दर्शन अधूरे माने जाते हैं केदारनाथ जी के। तो जल्दी जल्दी दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना भैरवनाथ। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद करीबन 10-11 बजे तक आपको डाउन ट्रैक स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जो 18 से 20 किलोमीटर आपने पिछले दिन चढ़े हैं ना, वो उतरना भी है, ठीक है। तो भले उतरने में थोड़ा कम टाइम लगता है, बट कुछ लोगों को बराबर बराबर टाइम लगता है, लगभग लगभग। तो इसलिए आपको 10-11 बजे तक अपना डाउन ट्रैक स्टार्ट करना है और पहुंच जाना है वापस गौरीकुंड। गौरीकुंड से शटल सेवा लेके आपको निकल जाना है सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी लेके आपको पहुंच जाना है वापस गुप्तकाशी। और अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी लोकल टैक्सी लगी रहती है जो आपको गुप्तकाशी पहुँचा देगी। गुप्तकाशी अपने होटल पे वापस पहुँचने के बाद आप लोग करेंगे रेस्ट, ठीक है, ढेर सारा रेस्ट। और डे 8 में आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, आपके हाथ पैर पूरी बॉडी दर्द करती रहेगी, इसलिए डे 8 को हम बहुत हल्का फुल्का रखने वाले हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो और आपकी ये यात्रा ऐसे स्ट्रेस में ना आ जाए। मतलब थोड़ा सा पीसफुल और ऐसी ऐसी रहे आपकी यात्रा, ठीक है।
तो डे 8 में हमें निकलना है गुप्तकाशी से पांडुकेश्वर या फिर बद्रीनाथ जी। मतलब थोड़ा सा ही गैप है पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ में, तो करीबन करीबन 22-25 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। तो आप इन दोनों जगहों में से कहीं भी आप रह सकते हैं। और इसके बीच में आपको दो साइड से मतलब दो सुंदर सुंदर प्लेसेस के दर्शन करने हैं, जिनमें से एक है गोपेश्वर में गोपीनाथ जी का मंदिर। तो गोपीनाथ जी का मंदिर जो है वो चमोली जिले का मतलब सबसे पुराना शिव मंदिर में से एक है। और यहीं पे आपने पंच केदार के बारे में सुना होगा कि 5 केदार हैं उत्तराखंड में। तो पंच केदार में से एक केदार रुद्रनाथ महादेव जी का यहाँ पे शीतकालीन गति स्थल भी है, तो यहाँ पे भी आप जरूर दर्शन कीजिएगा। और उसके बाद ही आगे निकलते निकलते हम पहुँचते हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर। और जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है, और यहाँ पे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। और कहीं न कहीं ये थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है बद्रीनाथ जी से, बट अगर मैं वो स्टोरी आपको सुनाने लगी तो ये वीडियो 30 मिनट्स और लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वो स्टोरी भी जाननी होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे आपके लिए लेके आऊँगी। तो इन सब जगह के दर्शन करने के बाद आप लोग पहुँच जाते हैं पांडुकेश्वर, जहाँ पे कि पांडुकेश्वर फिर से इस वाले रूट का उत्तरकाशी और गुप्तकाशी जैसा ही एक शहर है। यानी कि आपको अच्छी-अच्छी मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ में इस रूट पे ठीक-ठाक अच्छी फैसिलिटीज़ में ये जगह काफ़ी सही है। तो अब बारी आती है डे 9 की। तो डे 9 में आपको निकलना है पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। और बद्रीनाथ जी में भी जैसा गंगोत्री है ना, मतलब मेन हाईवे पे ही मंदिर के लिए कुछ ज़्यादा ऐसे चल के नहीं जाना होता है या किसी ट्रैक को करके नहीं जाना होता है। तो वैसा ही है। तो बद्रीनाथ में आपके बहुत ईज़िली और जल्दी से दर्शन हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ जी में दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना है अपने नेक्स्ट साइट सी के लिए, जो कि है माना विलेज। माना विलेज के बारे में आई थिंक आपने सुना होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट विलेज है। तो माना विलेज में आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि गणेश गुफा, सरस्वती नदी, जहाँ पे से माना जाता है कि सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है। तो सरस्वती नदी, भीम पुल, वसुधारा वाटरफॉल, ये सब चीज़ें आपको माना विलेज में देखने को मिलेंगी। और इन सब की प्रॉपर वीडियो भी मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ, इनकी अलग से मैं वीडियो निकालूंगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और माना विलेज विजिट करने के बाद आपको वापस पहुँच जाना अपने होटल पे, या फिर आप उस दिन बद्रीनाथ में भी रुक सकते हैं, या फिर आप पांडुकेश्वर भी वापस जा सकते हैं। और डे 10 में आपको निकलना है अपने पांडुकेश्वर या फिर होटल पांडुकेश्वर या फिर बद्रीनाथ की होटल से हरिद्वार की तरफ को, ठीक है। मतलब आपका आज लास्ट डे होने वाला है इस चार धाम यात्रा का। तो इस दिन आप दर्शन कर सकते हैं और कुछ और चीज़ों के भी, ठीक है, जो मैंने लास्ट में बतानी है अभी। तो इस रूट पे आप दर्शन कर सकते हैं 5 प्रयाग में से 4 प्रयाग के। मतलब देवप्रयाग तो आप दर्शन करके आए थे आने के दिन, तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग के। तो इस चार धाम की यात्रा में आपके 4 धाम तो कंप्लीट होंगे, उसके साथ साथ में आपके पंच प्रयाग भी कंप्लीट होता है। और पंच प्रयाग के साथ साथ में आपके अगर आप पंच केदार देखो तो पंच केदार में से एक केदार यानी कि केदारनाथ जी के दर्शन भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आओ तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर बाकी 4 केदार करने। तो 9 से 10 दिन में ईज़िली और पीसफुली आपकी चारधाम यात्रा कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं पूरी चारधाम यात्रा में, हरिद्वार से हरिद्वार तक। अब वीडियो में आगे चलते हैं और थोड़े से कुछ ट्रैवल टिप्स की बात कर लेते हैं। और ये आपका वीडियो को यहाँ तक देखने का बोनस है एक तरफ से, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा जो चारधाम यात्रा पर आना चाह रहे हैं या फिर आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ, आपकी जो पर्सनल मेडिसिन होंगी, वो कुछ गैजेट्स होंगे लाइक पावर बैंक, रेनकोट वगैरह, ट्रैकिंग शूज़, ट्रैक पोल, अपना सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, आप वीडियो पॉज करके वो स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट चार धाम, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि मई, जून और सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीनों में आप यात्रा कीजिए। 6 महीने के लिए पूरा चार धाम खुलता है और ये 4 महीने सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, बिकॉज़ जुलाई अगस्त में पहाड़ों पे मानसून स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाता है वैसे लैंडस्लाइड और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, भाई अगर जिएंगे तो तभी घूम पाएंगे ना, तो वही वाली बात है। तो इस वजह से हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मई, जून और सितंबर, अक्टूबर में ही आप यात्रा करें। बाकी मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करती हूँ सबको। बाकी आप जुलाई अगस्त को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको डेली बेसिस पे करना है इस 9 से 10 दिनों में। लाइक सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है। भाई मैंने
कितनी बारी बोल दिया है, ठीक है? तो अब मैंने इतनी बारी बोल दिया तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। सुबह से जैसे-जैसे दोपहर होती जाती है ना, वैसे-वैसे रोड पर ट्रैफ़िक और बहुत सारे गर्मी, ट्रैफ़िक और ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी स्किप हो जाए, उन रास्तों को पहले ही कवर कर लो तो इस वजह से जल्दी उठना है। व्यूज़ भी बहुत सुंदर-सुंदर आएँगे, आपकी पूरी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, ये बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होगा। तो इस पूरे 9 से 10 दिन की ट्रिप में आपको हाइड्रेट ज़रूर रहना है, वरना पानी आपको आपकी नानी याद दिला सकता है इस पूरी ट्रिप पे, क्योंकि ट्रैक है और ट्रैक जैसा हम करते हैं ना, तो हमारे पेट में वैसी गर्मी बन जाती है, हमारी पूरी पूरी बॉडी में गर्मी बन जाती है, तो हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। पूरे ट्रैक्स पे आप एक वाटर बॉटल रखिए अपने पास, रीयूजेबल जो हो, यूज़ एंड थ्रो वाली नहीं, रीयूजेबल जो हो, तो वो रखिए अपने पास में। और जहाँ पे आपको नल मिलता है, पहाड़ों में सारा पानी शुद्ध होता है, तो कहीं पे आपको ऐसा बिसलेरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? जहाँ तक कि मेरा मानना है, क्योंकि अगर आपको गंदा पानी दिख रहा है, गंदा लाइक मतलब पानी का कलर ही चेंज हो रखा है, तो फिर तो आप बिसलेरी लो। बट अगर आपको क्लियर पानी दिख रहा है तो भाई पहाड़ों का पानी क्लियर ही है, यहीं से जा रहा है सारा पानी सब जगह, ठीक है? तो आप रीयूजेबल बॉटल रखो अपने पास में और जैसे-जैसे खाली होती है वैसे उसको रिफ़िल करके आप फिर से यूज़ कर लो। चौथी चीज़, अपने बैकपैक को हमेशा हल्का रखो, मतलब आप जितना लाइट वेट रख सकते हो उसको उतना लाइट वेट रखो। मेनली आप ट्रैक के लिए उसको बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब जितना हो सकता है आपसे आप उतना लाइट करके रखो उसको, हाँ, क्योंकि अगर आप हैवी वेट रख दिया आपने बैग में तो आप बस पूरे ट्रैक पर वेट ही उठाते रह जाओगे, आप नज़ारों के मज़े नहीं ले पाओगे। और एक चीज़ और, आप पर डे आप जहाँ भी हैं आप वेदर चेक करते रहिएगा, बिकॉज़ पहाड़ों में ना कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी भी बारिश, धूप ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आप वेदर चेक करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट डे की पैकिंग कैसे करनी है, कितना सामान रखना है, जैकेट-वैकेट रखना है कि नहीं, ये चीज़ करने में आपको थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा सब चीज़ें करने में, ये चीज़ मैनेज करने में। तो वेदर चेक करते रहिए कि आज हमने जहाँ जाना है वहाँ का वेदर कैसे रहने वाला है, या फिर कल हमने जहाँ के लिए निकलना है वहाँ का वेदर कैसे रहने वाला है। तो 1-2 दिन का थोड़ा-थोड़ा मतलब 19-20 का फ़र्क तो हो ही जाता है ऑब्वियसली वेदर में, बट ये चेक करते रहिएगा। और इसके साथ में मैं आपको एक बैग पैकिंग टिप भी देने वाली हूँ, कि देखो मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ, ठीक है? और मुझे भी करते होंगे ओवर पैकिंग, और ओवर पैकिंग के चक्कर में आपका पूरा वेट का सीन हो जाता होगा। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि जो मैं खुद करती हूँ अपने बैग के साथ में, मैं रेंजर रोल, एक टेक्निक होती है कपड़ों को फ़ोल्ड करने की, तो उस टेक्निक से अपने कपड़े रखती हूँ बैग में, जिससे कि काफ़ी मतलब स्पेस काफ़ी बन जाता है बैग में, और एक ही बैग जो सामान हमारा 2 बैग में फिट होता है वो एक ही बैग में फिट हो जाता है। तो उससे बहुत सारे हमारे पे ऐसा नहीं होता है कि मुझे 4 बैग उठा के ले जाने हैं, उससे फिर 2 ही बैग हो जाते हैं, ठीक है? रेंजर रोल टेक्निक के बारे में आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। आई थिंक वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पे काफ़ी सारी, तो आप वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस पे बता दूँगी। अब फाइनल और लास्ट बात करते हैं बजट की। तो इस 4 धाम की यात्रा में आपका मोटा-मोटा 19-20 हज़ार का खर्चा हो जाता है। 19-20 हज़ार आप लोकल ट्रांसपोर्ट और डॉर्मेट्री और टेंट्स में रहने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप थोड़ा अच्छा, तो डबल शेयरिंग रूम चाहिए, खाना-पीना थोड़ा अच्छा चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा आपका बजट बढ़ा के भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आपको पर्सनली होटल, ट्रांसपोर्ट इन सब की रिसर्च करके अच्छा कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, ये सब चीज़ों के झंझट से दूर रहना है, तो आप दिव्या डेस्टिनेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा के पैकेज के लिए। दिव्या डेस्टिनेशन हम लोकल्स की ही टीम है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने 4 धाम यात्रा पैकेज के लिए या फिर किसी भी सजेशन के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिव्या डेस्टिनेशन का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ यूज़फुल था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने आने वाले दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मोटिवेशन बना रहना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएँगे। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री केदार।